बैठे भाई, सिट डाउन प्लीज। ये एसी भी ऑन करवा देना सर आप। अपन, हाँ जी, स्प्रिंग मास सिस्टम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें सिस्टम में अपन ने अरेंजमेंट पढ़ ली थी ना, सीरीज एंड पैरेलल पढ़ लिया था। क्वेश्चन करते हैं इस पर, आप क्वेश्चन करेंगे। एक स्प्रिंग यहाँ पर ऐसा है, एक स्प्रिंग यहाँ पर ऐसा है, एक बॉडी यहाँ पर कनेक्टेड है, इसका मास यहाँ पर m है, ये बॉडी इससे लगी हुई और ये बॉडी इस पे लगी। आपसे बोला गया है ये स्प्रिंग का कांस्टेंट k, इसका होगा 2k, इसका होगा 3k, इसका होगा 4k। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। सीरीज और पैरेलल पढ़ लिया था ना आप लोगों ने। सीरीज में k घटता है, पैरेलल में k बढ़ता है, ठीक है भाई। और k अगर घटता है तो टाइम पीरियड बढ़ता है। सीरीज में k घटता है तो टाइम पीरियड बढ़ता है, टाइम पीरियड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घट, याद रखना आप। और ऐसे अगर पैरेलल में देखें तो k बढ़ता है तो t घटता है, t घटता है तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती, बढ़ती है। एक क्वेश्चन दिया आपको कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, आपसे पूछा गया है इस सिस्टम का k इक्विवेलेंट कितना होगा, ये जानना था। करिए। करिए, बताइए। पहली दो स्प्रिंग किस अरेंजमेंट में है? ये दोनों पहली स्प्रिंग सीरीज में है, बीचों के मास नहीं, इसका देखो ना सीरीज अरेंजमेंट। बताओ ये दोनों किस अरेंजमेंट में है? पैरेलल। और फिर बीच में मास आ गया तो ये सब वहां पर सिस्टम क्या हो गया, पैरेलल हो गया। के है ना, के इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों का सीरीज का के निकाल लेते हैं। तो के सीरीज बोल देता हूं मैं इसको, ये सीरीज। बताइए के सीरीज के 2k अपॉन k प्लस 2k कितना आएगा, 2/3k आएगा, आगे होगा। फिर बात करते हैं के पैरेलल, तो के पैरेलल निकालेंगे तो बताओ ये दोनों पैरेलल है, कितना आएगा, 3k प्लस यहाँ पर होगा 4k, कितना आएगा 7। के सीरीज आपके पास, के पैरेलल आपके पास। अब आपसे पूछा सिस्टम का के इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आपको तो पूरा सिस्टम पैरेलल में आ गया में, और बीच में मास आ गया, तो बताओ ये सब आपस में क्या हो गया, पैरेलल। तो कितना आ जाएगा, 2/3k प्लस 7k, कितना आ जाना चाहिए 23, यहाँ पर k बाई यहाँ पर 3 होगा। के आपके पास आ गया। अब जब के आपके पास आ गया तो आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2 अंडर रूट के बाई एम। के कितना है बेटा 23k बाई यहाँ पर कितना होगा 3 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो एक पॉइंट थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, कभी कभी इसका अरेंजमेंट भी आ जाता है। वो बोलता है कि प्लेन हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर मान लीजिए एक मास है जिसका वैल्यू m1 है और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और दूसरे एंड पे एक मास लगा हुआ है जिसका मास m2 है और स्प्रिंग का कांस्टेंट k है। ये आप पढ़ते हैं सेंटर मास वगैरह में पढ़ते भी हैं कि स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग की दोनों तरफ मास लगे हुए। अब हल्का सा इन दोनों बॉडी को कंप्रेस करके, दोनों बॉडी को हल्का सा अंदर स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए छोड़ मोशन करना स्टार्ट करता है। ये हल्का सा इनको पुल करके छोड़ते हैं तो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट करता है। स्प्रिंग के दोनों पॉइंट पर मास लगे हुए m1 m2 और सिस्टम यहाँ पर टू एंड फ्रो कर रहा है, SHM हो रहा है। तो आपसे पूछते हैं इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√m/k। के तो आपको दिख रहा के है, पर प्रॉब्लम है मास की, साले दो मास है। तो फिर कौन सा मास लेते हैं, रिड्यूस्ड मास। कुछ पता है आपको, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रेस्ट कंडीशन होता है इसका। ये सिस्टम ऐसे टू एंड फ्रो करता है बेटा कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास रेस्ट कंडीशन में है।
बस बॉडी टू एंड फ्रो कर रही है, ऐसा नहीं उछल उछल के इस टाइम यहाँ पर वहां जा रहा है। तो सेंटर मास के कॉन्सेप्ट से बोलते हैं कि सेंटर मास अगर रेस्ट कंडीशन में है तो जो मास होता है वो रिड्यूस मास निकालते हैं ना, m1 x1 plus m2 x2 plus m2 बोलो। तो ध्यान रखेंगे ये एज ए रिजल्ट के हम ध्यान रख लें, जब स्प्रिंग के दोनों एंड पर मास कनेक्टेड हो, इस केस में हमें मास का रिड्यूस मास वैल्यू लेना पड़ता है। बताइए रिड्यूस मास क्या लेंगे? उसको म्यू बोलते हैं शायद, है ना, म्यू लिखते हैं आप लोग, म्यू रिड्यूस क्या लिखते हैं बताइए? m1 m2 अपॉन m2 रिड्यूस मास यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर टी का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? 2 पाई अंडर रूट m रिड्यूस्ड m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे रिजल्ट के फॉर्म में, ध्यान रख लेते हैं कि m यहाँ पर, अगर यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग में दोनों पर मास कनेक्टेड है, तो दोनों पूरा मास लेना है, कैसा लेना है? रिड्यूस मास लेना है। और रिड्यूस मास का वैल्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो टी यहाँ पर ऐसा बनता है। बोलिए। तो इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सोल्व करना, आंसर बोलना मत कोई भी। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ध्यान रखना है ऐसा में। ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक मास लगा हुआ है जिसका वैल्यू m है, और इधर यहाँ पर एक मास और लगा हुआ है जिसका वैल्यू m है, और ये सिस्टम टू एंड फ्रो कर रहा है। स्प्रिंग का कांस्टेंट यहाँ पर k है, फाइन टाइम पीरियड। स्प्रिंग के दोनों एंड पर मास कनेक्टेड है, और जब मास सिस्टम का रिड्यूस मास लेते हैं, निकाल लो यार, अब क्या बचा है इसमें? ऐसी चालू नहीं किया उनने। अब तुम्हारा रेपुटेशन ऐसा है, तुम लोग सुनती नहीं तुम्हारी वो, तुमने बना ऐसा रखी है। हमारी नहीं सुनते सर। बताओ ये दोनों स्प्रिंग किस अरेंजमेंट में? सीरीज में, बीच में कोई मास नहीं, तो इस कौन से अरेंजमेंट का के इक्विवेलेंट कितना आएगा? अरे बताओ के इक्विवेलेंट, के के प्लस के कितना आएगा बेटा? k/2। और बताइए m रिड्यूस कितना आएगा? ये दोनों मास लगे हुए ना साइड्स पर, एंड्स पर, तो बताओ यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कितना होगा बताइए? m m और m प्लस m कितना होना चाहिए भी? m/2। अब आपसे क्या पूछा है? टाइम पीरियड। तो बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर m/k। m का वैल्यू m/2 और ये होगा k/2। क्या आंसर आया? 2 पाई अंडर रूट m/k होता है। बोलिए। तो इस तरह से स्प्रिंग मास सिस्टम का यहाँ पर काम पूरा होता है, तो हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं, और यहाँ तक आपका टेस्ट का सिलेबस भी होता है। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज कोल्ड एज एंगुलर एसएचएम। कल भी यही बोला था। अबे कल तो थ्योरी पढ़ाई थी, आज क्वेश्चन कराया, बता मैंने कुछ थ्योरी पढ़ाई क्या तेरे को? यहां तक टेस्ट का सिलेबस। वो वो मेरे को पता नहीं क्या है। अरे भाई हेलो, सुना ही नहीं, बता ये रेकॉर्ड। ये ऐसी तो ऑन कर दो यार, आप लोग क्या करते हो? जब उनको बोला अभी हाल तो ऐसी ऑन करना था ना उनको यार, एक ही बंद नहीं वो चल रहा है। अब आवाज नहीं बिल्कुल। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? लीनियर एसएम की बात कर रहे थे। बात करते हैं एंगुलर एसएम। जैसा लीनियर फिनोमेना होता है वैसे एंगुलर फिनोमेना भी होता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं भाई? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है पहले ये समझें कि प्लेन वर्टिकल में रिजिड सपोर्ट से किसी वायर से, मेटेलिक थिन वायर से हैवी स्फेरिकल मेटल को अटैच कर कर लटका दिया जाए, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। हो गया सब स्टार्ट? रिपोर्ट आ जाना। तो ये थिन मेटेलिक वायर है ना बेटा? थिन मेटेलिक वायर होता है, वायर के फ्री एंड पे एक हैवी स्फेरिकल मेटेलिक बोम अटैच करते हैं और इस अरेंजमेंट को प्लेन वर्टिकल में सस्पेंड कर देते हैं, तो हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। यहाँ वायर मेटेलिक वायर लिया जाता है ताकि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो, और थिन लिया जाता है ताकि उसका मास कम से कम।
इसके फ्री एंड पे जो मास अटैच करते हैं वो हैवी स्फेरिकल मेटालिक बॉब लगाते हैं, ये पॉइंट मास जैसा बिहेव कर रहा होता है। ये स्फेरिकल बॉब लेते हैं, हैवी स्फेरिकल बॉब, ताकि उसका पूरा पूरा मास एक पॉइंट पर सेंटर्ड माना जा सकते हैं, और जिस पॉइंट पर सेंटर्ड मानते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। का मतलब हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट मास होता है बेसिकली एक हैवी स्फेरिकल मेटालिक बॉब होता है जिससे अटैच कर देते हैं, और प्लेन वर्टिकल में रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया जाए तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको, जहां से इसको सस्पेंड करते हैं बेटा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहलाता है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको, मतलब हमें यह भी ध्यान रखना है कि वायर की लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा लेंथ सिंपल पेंडुलम की लेंथ होती है। वायर की लेंथ से थोड़ी ज्यादा सिंपल पेंडुलम की लेंथ होती है। देख लो ना यार, आपके सामने हो रहा है। आप बताओ ये एक्स्ट्रा लेंथ है ना इसकी, तो ध्यान रखेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये अरेंजमेंट सिंपल पेंडुलम है। इस बॉब का मास यहाँ पर m है और उसको हम एक पॉइंट पर सेंटर मानते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर मास। सेंटर मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस यहाँ पर लेंथ कहलाता है। अब अगर इसका मास m है तो ग्रेविटी फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा भाई, ये mg लगेगा, और mg नीचे लगा तो वायर में टेंशन आएगा t। t और mg दोनों इक्वल है, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। और नेट फोर्स अगर 0 होता है तो ये इसकी कौन सी पोजीशन कहलाती है, मेन पोजीशन। सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें तो वर्टिकल लाइन जो होती है, प्लेन वर्टिकल में जो वर्टिकल लाइन होती है यही इसकी मेन पोजीशन का, क्योंकि ये ऐसी लाइन है जिसके अलोंग यहाँ पर अगर देखें तो नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। हमें पता है प्लेन वर्टिकल में ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है, डाउन बॉडी लगती है, तो टेंशन ऊपर mg नीचे, तो नेट फोर्स 0, तो ये इसका मेन पोजीशन कहलाता है। ये सिस्टम अभी मीन पर है, रेस्ट कंडीशन। अब मैं इसको मोशन देना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए, बोले सर हल्का सा इस बॉडी को, इस बॉब को मीन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देना चाहिए थीटा एंगल पर। मैंने थीटा एंगल पर इसको डिस्प्लेस किया। जो भी हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर पढ़ते हैं ये, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मैंने इसको थीटा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट करता है ऐसा। जब इधर थीटा जाता है तो इधर भी थीटा जाता है, और यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क में मोशन करना स्टार्ट करता है। ये थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो कि इसकी मीन से पढ़ा जाता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द मीन होता है। थीटा अवे फ्रॉम द मीन, जैसे इसको डिस्कस करता हूँ छोड़ता हूँ तो ये टुवर्ड द मीन मूव करने की कोशिश करता है, नहीं करता, करता है। बताओ टुवर्ड द मीन इसको लाने वाला होगा, तो टुवर्ड द मीन उसको कौन लाता है, बोला सर यहाँ पर एक टॉर्क होता है जो यहाँ पर होता है, टुवर्ड द मीन काम करता है, बॉडी को मीन प्लानिंग कोशिश करता है। जैसे वहां कौन था, रिस्टोरिंग फोर्स था, वैसे यहाँ कौन होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। जैसे वहां पर एक्स डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ कौन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा। सिंपल पेंडुलम में मैंने इसको थीटा एंगल पर डिस्प्लेस किया और छोड़ा तो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट करता है, एक सर्कुलर वर्टिकल लाइन मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो। बोले क्यों करता, बोले जैसे इसको डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर एक टॉर्क डेवलप हो जाता है, और ये टॉर्क जो होता है ये बॉडी को मीन प्लानिंग कोशिश करता है, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क और थीटा यहाँ पर होते हैं, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। थीटा अवे फ्रॉम द मीन, तो टॉर्क क्या लगेगा, टुवर्ड द मीन का। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एक क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और इसमें से बॉडी टू एंड फ्रो इस सर्कुलर आर्क में मोशन करती है, एक आर्क में टू एंड फ्रो करती है। अब अगर मैं इस मोशन को थोड़ा सा कंपेयर करूं तो ये मोशन का पाथ ऐसा होता है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलना चाहिए, और अगर इसको बोले तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम बोलना चाहिए। ये मोशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा लीनियर फिनोमेना होता है, बस वहां बॉडी लीनियरली टू एंड फ्रो करती है, यहाँ एंगुलरली टू एंड फ्रो करती है। यहाँ भी अगर देखें तो फिनोमेना बिल्कुल सेम, यहाँ भी बॉडी मीन से पहले कहां जाती है, पॉजिटिव, फिर लौट के मीन पर आती है, फिर मीन पर रुकते नहीं, इनर्शिया मोशन से आगे चली जाती है और लौट के वापस आती है। उसका एक साइकिल पूरा हो जाता है, और एक साइकिल में टाइम कितना होता है, टी। जैसे उस मोशन के हमने पढ़े थे 4 पार्ट होते हैं, वैसे इसके भी 4 पार्ट। मीन से एक्सट्रीम जाना, लौट के मीन पर आना, फिर इधर जाना, फिर इधर आना, एक साइकिल पूरा करना होता है। जब ये बॉडी मीन से एक्सट्रीम पर जाती है तो उसको जाने में टाइम t/4 लगता है, यहाँ भी कितना लगेगा, t/4। मतलब वैसे ये जैसे लीनियर होता है, बस फर्क इतना सा है कि वहां बॉडी लीनियरली टू एंड फ्रो कर रही थी, यहाँ एंगुलरली टू एंड फ्रो करती है। बताओ बॉडी मीन पर आगे टाइम कितना हो जाएगा, t/2, यहाँ कितना हो जाएगा 3t/4, और यह वापस कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ये जो मोशन होता है, इस मोशन को भी हम फेज एंगल से पढ़ते हैं, फेज एंगल से पढ़ते हैं। बताओ मीन पर फेज एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, यहाँ पर फेज एंगल कितना होता है, π/2 होता है, तो वापस यहाँ कितना हो जाएगा, पाई। यहाँ कितना हो जाना चाहिए, 3π/2 होगा, और लौट के जब वापस आएगा तो एंगल कितना होगा,
बिल्कुल यहाँ भी वैसे के वैसे जाना जाना क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल वापस आना, सेकंड क्वाड्रेंट इधर जाना, थर्ड और लौट के आना क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे एक साइकिल पूरा होगा इसका, एक यहाँ पर ऑसिलेशन पूरा होने का मतलब टाइम टी हो जाता है और एंगल कितना कवर हो जाता है, 2 पाई। जैसे वहां पर एक साइकिल में टाइम कितना लगता है, टी, यहाँ भी क्या लगेगा, वहां एक साइकिल में एंगल कितना कवर होता था, यहाँ भी फेज एंगल कितना होगा, 2 पाई हो जाता है। अब मैं इसको देखना चाह रहा हूं कि ये अगर सिस्टम एसएचएम करता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है। तो अगर कोई सिस्टम एंगुलर एसएम करता है तो उसकी कंडीशन होती है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा की पावर 1 होती है। ये एंगुलर एसएचएम की कंडीशन होती है। वहां क्या लिखते थे कंडीशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1, तो वही यहां पर क्या होती है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा की पावर 1। माइनस क्या दिखाता है, और दोनों लीनियरली प्रोपोर्शनल, सिंगल सिंगल पावर। जो काम वहां फोर्स करता है यहाँ कौन करेगा, जो काम वहां पर एक्स करता था यहाँ कौन करेगा। वहां फोर्स को क्या बोलते थे, रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ इसको क्या बोलना पड़ेगा, रिस्टोरिंग पावर। और ये वहां पर क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट लीनियर था, यहाँ कौन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको इक्वल साइन यहाँ पर करने हैं, ये प्रोपोर्शनल साइन को ब्रेक कर दें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आता है और वो होता है सी, और ये क्वेश्चन बनती है टॉर्क इज इक्वल टू, वहां भी आया था ऐसा, वहां क्या लिखा था, के आया था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो काम वहां के करता है यहाँ कौन करेगा, सी। सी एक प्रकार का कांस्टेंट है, बताओ उसको क्या बोलना पड़ेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट इसको कहते हैं। वहां पर उसको क्या बोलते थे, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बोलते थे, तो यहाँ इसको क्या बोलना पड़ेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट कहते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा होगा। अब टॉर्क को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसको बोल सकते हैं आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा होगा। फोर्स को क्या लिखा था वहां ए में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई अल्फा। जो काम वहां पर मास करता है यहाँ कौन करेगा, आई करेगा। वहां जो ए करता था लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ कौन करेगा, अल्फा। आई कौन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और अल्फा कौन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपको पता है आई जब लिखते हैं तो आई जब भी लिखते हैं किसी न किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये आई जो लिख रहे हैं ये भी किसी न किसी एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। बताओ कौन से एक्सिस के अबाउट होता है, बोले जिस पॉइंट के अबाउट ये टू एंड फ्रो कर रहा है उस पॉइंट से पासिंग जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अबाउट ये आई होता है। आप ध्यान से देखो, हम इस सिस्टम को कहां से सस्पेंड किए हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और उसके बाद टू एंड फ्रो कर तो रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो पासिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अबाउट इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बताओ ये सिस्टम किस एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट कर, बोलो ना, ये तो सेंटर है इसका। और अगर ये सेंटर, तो बताओ यहां से पासिंग जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बताओ ये पॉइंट मास है, मास का वैल्यू कितना, m, और ये डिस्टेंस कितनी है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट कितना हुआ, ml। तो अभी ध्यान रखना है कि आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ये किस एक्सिस के अबाउट होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पासिंग जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसके अबाउट आई होता है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है। सी कांस्टेंट है और आई भी कांस्टेंट ही होता है, तो सी अपॉन आई एक नया कांस्टेंट होता है और हम इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। वहां आया था के और एम आया था के बाई एम। बोलो, अरे कभी भूल भी जाओ तो कंफ्यूज मत होना, टर्मिनोलॉजी चेंज करना बस। वो लीनियर मोशन था और ये रोटेशनल रहे ना, एंगुलर मोशन। जो काम वहां पर कौन करता था, के, यहाँ कौन करेगा, सी। जो वहां पर मास यहाँ कौन करेगा, सी अपॉन आई एक कांस्टेंट, उसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा स्क्वायर, तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, और ये भी एंगुलर एसएचएम की कंडीशन होती है। और अगर हम इसको चाहे, होगा ना भाई, जब टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा की पावर 1, तो बताइए अल्फा भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा की पावर 1 होना चाहिए। बस ये अल्फा की जब इक्वेशन होती है तो थीटा का कोएफिशिएंट कौन होगा, ओमेगा स्क्वायर। और जब टॉर्क की इक्वेशन होती है तो थीटा का कोएफिशिएंट कौन होगा, सी। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो उसको बोल सकते हैं d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 होता है। और हम इसको भी बोलते हैं एंगुलर असेंबली कंडीशन। और ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखी जा रही तो क्या बोलना चाहिए इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम इसको कहते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है तो उसको सोल्व करते हैं तो उसका भी अपना एक सॉल्यूशन आता है। और सॉल्यूशन हम करते नहीं, हम सीधा लिखते हैं आफ्टर सॉल्विंग, अच्छा लगता है। तो क्या लिखे, आफ्टर सॉल्विंग,
क्या लोग सोल्यूशन आएगा इसका? जैसे वहां पर सोल्यूशन आया था ना एक्स, अरे आया था, वैसे इसका भी सोल्यूशन आता है। और वो सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई होता है। वहां क्या आया था? एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिमिलर यहाँ क्या आएगा? थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बताओ थीटा कौन? इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, टी टाइम पर होता है ना, ये मीन पोजीशन से। लिख दूंगी, आके लिखने की जरूरत नहीं है, जानते हैं थीटा कौन, लिख देता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन एट टाइम टी। टाइम टी पर ये थीटा होता है। जैसे टाइम बदलता है ये वैल्यू बदलती है, साइन का वैल्यू बदलता है तो थीटा का वैल्यू भी बदल जाता है। ये इंस्टेंटेनियस थीटा होता है वैसे। और ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हैं? एंगुलर एम्पलीट्यूड। ये एंगुलर एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पर है इसी, उसके बाद जो टर्म आती है तो वही है बिल्कुल वैसे के वैसे। ये फेस एंगल होता है, और ये फेस एंगल बिल्कुल वैसे के वैसे होता है जैसे लीनियर में होता है। अब फेज एंगल में दो बातें, ओमेगा टी एन फाई, सुन लो पहले, ओमेगा टी एन फाई। ओमेगा टी कौन? टाइम डिपेंडेंट फेज एंगल है ना, ये भी फेज एंगल है और ये भी फेज एंगल है, लेकिन ये कौन है? फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज एंगल टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल मोशन कहां से स्टार्ट करता है उसको दिखाने का तरीका फाई। और ये तो कौन है? टाइम डिपेंडेंट फेज एंगल, टाइम सा बदलता रहता है, और ये बदलता है तो थीटा का मान बदलता रहता है। तो ये सब बातें वैसी की वैसी जैसे वहां पर थी, इससे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर ओमेगा नया आया हमारे। बताओ इस केस में ओमेगा को क्या बोलना पड़ेगा? देखो ना यार, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सी अपॉन आई है यहाँ, तो ओमेगा क्या होना चाहिए? रूट सी अपॉन आई। बोलो, तो बताइए इस सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी होता है। अगर कोई सिस्टम एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसके मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी होता है। वहां क्या था लीनियर में? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता था। यहाँ कौन होगा? 2 पाई अंडर आई बाई सी। जो काम वहां पर मास करता था यहाँ कौन करेगा? और जो वहां के, वहां कौन होगा? सी होगा। तो ये एंगुलर एसएचएम की काइनेमेटिक्स का पहला पैरामीटर आया, थीटा। और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं क्या अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के साथ? अरे भैया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या? एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम लोग डी थीटा बाई डी टी। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो वही तो आएगा एंगुलर वेलोसिटी। ये कौन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगा? एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगा? थीटा नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। बताइए लीनियर मोशन में इसको क्या लिखा था अपन? लीनियर वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना यार? वैसे यहाँ कौन आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। इसको मैंने लिखा डी थीटा बाय डी टी इक्वल्स टू दिस। टाइम दे दे, वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी दे, टाइम पूछे, तो फॉर्मूला यूज करते हैं क्वेश्चन तो सोल्व करते हैं। बोलो। लेकिन आपको बताइए जो वेलोसिटी है टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला आया, इसको पोजीशन डिपेंड भी लिख सकते हैं हम लोग। वहां भी लिखा था, क्या लिखा था? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे उसके रेस्पेक्ट में? बोलो। ओमेगा अंडर रूट थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। वहां कौन था? एम्पलीट्यूड था ना, तो ए स्क्वायर। तो यहाँ एक कौन आएगा? थीटा नॉट। वहां कौन था? एक्स। यहाँ कौन आएगा? थीटा। तो ये इक्वेशन ऐसे भी बन जाती। तो ये आया डी थीटा बाय डी टी, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और उसका एक बार फिर कर दो डिफरेंशियल तो क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और वही इक्वेशन ये आ जाएगी वापस। और इसी को आई से मल्टीपल कर दो तो क्या आएगा? टॉर्क आ जाएगा। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चार मोशन के काइनेमेटिक पैरामीटर है एंगुलर एसएसएम के। जैसे वहां थे ना एक्स, वी, ए और फोर्स, था ना? वैसे यहाँ कौन होंगे? थीटा, डी थीटा बाई डी टी, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और एक टॉर्क। जैसे वहां पर उसके चार पैरामीटर होते हैं काइनेमेटिक पैरामीटर, वैसे इसके भी चार ये ऐसे होते हैं, उनके रिजल्ट्स ऐसे बनते हैं। आप इसको नोट करो, पहले बात करते हैं और आगे इसको क्या क्या हो सकता है।
संडे को टेस्ट है अपने, याद तो है ना आपको? टेस्ट से पहले होली है। काश होली से पहले टेस्ट होता तो होली के आनंद ही कुछ अलग होते। नहीं समझ रहा हूं मैं आपकी भावना। हमने स्पेशली टेस्ट इसलिए रखा है। क्या मैं होली खेलता ही नहीं है, ऐसी क्या बात है? कहाँ यहाँ दिख गया है क्या? वो तो बच्चे अब ले आते तब क्या करें आपका, हमें तो पता ही नहीं, तो लिप्सा है तो कलर का पता ही नहीं चल रहा। स्टूडेंट्स जाओ पता लगेगा। तो आप भी लोग खेलोगे मतलब होली? किसके साथ खेलेंगे? किसके? क्या? लिख लिया? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पासिंग इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ point mass about an axis which passes through point of suspension. सब लोग सोच के बताना, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना सब। बताइए, मैंने यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखा? डी थीटा बाई डी टी, और इसको टू इसके दो फॉर्मेट, पोजीशन डिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। क्या बताइए, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखते आए हम आज तक, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी को डी थीटा बाई डी टी लिखा मैंने, क्या इसको ओमेगा लिख सकता हूँ? तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर लिख सकते तो अब तक लिख देते, आपसे पूछते नहीं। बच्चों बात को समझना, एंगुलर वेलोसिटी को डी थीटा बाय डी टी से डिनोट कर रहा हूं। यहाँ आप इसको ओमेगा नहीं बोल सकते, क्योंकि ओमेगा को हम यहाँ बोल चुके हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा हमारे यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रोल करता है, और एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी से डिनोट किया जाता है, और दोनों में यहाँ डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए सबको। अब बताइए, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? बताइए। बोले सर एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर लिखते हैं डी थीटा बाय डी टी, इसका मतलब क्या समझेंगे?
इसका मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो होता है ये। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, थीटा एंगल अपॉन टाइम होता है, पर ये एंगल कौन सा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अरे ये भी एंगल अपॉन टाइम ही होता है, क्या बोलते हैं इसको, एंगल अपॉन टाइम। बस ये एंगल कौन सा वाला एंगल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पर हम इसको लिखते हैं ओमेगा, और उसका वैल्यू क्या होता है, फेज एंगल अपॉन टाइम होता है। बच्चों दोनों ही एंगल अपॉन टाइम होता है, पर यहाँ दोनों जो एंगल है दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, दोनों की महिमा अलग अलग होती है। इस फिनोमिना में दो तरह के एंगल चलते हैं, एक तो चलता है फेज एंगल, ये फेज एंगल बिल्कुल वैसे ही चलता है जिससे लीनियर में चलता था। बताओ मीन से एक्सट्रीम फेज एंगल कितना होगा, π/2। बताओ एक साइकिल में फेज एंगल कितना होगा, बताओ एक साइकिल में टाइम कितना होगा, तो 2π/t का मतलब क्या होगा, ओमेगा, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पर यहां पर जब बॉडी टू एंड फ्रो करती है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी एंगल के फॉर्म में होता है, डिग्री में, रेडियन में। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अपॉन टाइम कर दें तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ दो तरह के एंगल एक साथ चलते हैं, एक तो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक होता है फेज एंगल। जो भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे एंगल ट्रेस होता है उस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो। और यहाँ पर अगर देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर तो क्या बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी होता है। और एक जो होता है वो क्या होता है, ये बड़ा बड़ा एंगल फेज एंगल, इसको बोलते हैं फेज एंगल अपॉन टाइम को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों अलग अलग टर्म होती हैं, इसलिए इसको कभी ओमेगा नहीं बोल सकते, क्योंकि ओमेगा बोल चुके हैं पहले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप सोचो अगर मैं इसको ओमेगा लिख देता तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा दिस, ओमेगा तो ओमेगा कट गया, बोला क्या कुछ नहीं बचा, फिर कद्दू बचेगा, फिर तो कट जाएगा। तो समझे दोनों टर्म अलग अलग होती हैं। अब देखो मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं आपको। मेरे पास एक सिंपल पैनल में, सुनना ध्यान से, प्लेन वर्टिकल मेजर सपोर्ट से सस्पेंडेड है और अभी मीन पोजीशन में रुका हुआ है, नेट फोर्स यहाँ पर 0 है, मीन पोजीशन में रुका हुआ है। ओके भाई, अब यहां से मैंने इस बॉब को पकड़ा और यहां से मैं इसको 30 डिग्री पर ले गया, कितना, और रिलीज कर दिया। बताओ 30 डिग्री में कहां से मैनेज करूंगा, यहां से पढ़ूंगा ना, यहाँ पर कि यहाँ पर ये कितना एंगल ट्रेस किया, 30 डिग्री। मैं इसको 30 डिग्री में डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो 30 डिग्री की जो आर्क है उस पर टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट करता है, करता ना भाई। अब आप समझना, ये मीन से ये 30 डिग्री पोजीशन पे जब जाता है तो वहां उसकी क्या होगी, एक्सट्रीम होगी। बताओ मैंने 30 डिग्री डिस्प्लेस किया इसको और वहां से छोड़ा तो क्या और ऊपर जाएगा, बहुत नहीं जाएगा, लौट के टुवर्ड द मीन आएगा। इसका मतलब उसके लिए क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया। तो ये मीन, ये एक्सट्रीम, ये मीन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम और मीन, ऐसे टू एंड फ्रो करता रहता है। अब सुनना ध्यान से, जब मीन से मैं इसको 30 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पर ले जाता हूं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। बताइए इस पोजीशन पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 डिग्री, कितना, पर बताओ यहाँ फेज एंगल कितना है, π/2। बोलो, मतलब यहाँ पर थीटा कितना आया, 30 डिग्री, पर अगर फेज एंगल की बात करो तो कितना होता है, 90 डिग्री। एक ही पोजीशन में दो एंगल और दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। बात समझ में मेरी, यहाँ पर बॉडी जब टू एंड फ्रो करता है तो वो भी एंगुलरली करता है, और वो जो फिनोमेना हम पढ़ते हैं हम उसको भी फेज एंगल से पढ़ते हैं, पर दोनों एंगल की इंपॉर्टेंस अलग अलग। जब पैरेलल की बॉब डॉट कर मीन पर आती है तो बताना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, कितना हुआ, लेकिन फेज एंगल कितना हुआ, पाई, कितना हो गया, पाई हो गया। जब ये पार्टिकल इधर जाता है अदर एक्सट्रीम पर तो बताओ यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -30 डिग्री, कितना, पर यहाँ पर फेज एंगल कितना हुआ, 3π/2। जब लॉट के मीन पर आता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, पर एंगल कितना हो गया, 2π। तो दोनों ही एंगल एंगल है साले, लेकिन दोनों के इंपोर्टेंस अलग अलग। एक एंगल तो होता है जो थीटा होता है, वो छोटा छोटा होता है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टू एंड फ्रो मेजर किया जाता है। बोलो, तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो बड़ा बड़ा एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, फेज एंगल। तो हम ध्यान रखेंगे फेज एंगल अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और थीटा अपॉन टी को अगर बोले देखो ना, एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं, नहीं समझ में आई बात, तो ध्यान रखें, इसको कभी ओमेगा नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है बात सबको। अब एक और बात सुनना ध्यान से, कभी कभी यहाँ ऐसा भी पूछता है आपसे, सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो कितना होता है एंगुलर एम्पलीट्यूड, थीटा नॉट। बोलो तो एंगल ही होता है एक प्रकार का, पर इसमें कभी कभी आपसे पूछता है कैलकुलेट इस लीनियर एम्पलीट्यूड।
रेस में क्वेश्चन ऐसा है, वो पूछता है सिंपल प्रॉब्लम में लीनियर एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करवाता है आपसे। तो समझे, अगर ये एंगल होता है तो ये आर्क होती है। अरे ये आर्क ही तो है यार। और आपको पता, अगर ये थीटा छोटा होता है तो आर्क भी बहुत छोटी होती है, और अगर आर्क छोटी होती तो उसको हम लीनियर डिस्टेंस मान सकते हैं। बोलिए। अब अगर ये मैक्सिमम जाता है तो ये कौन होगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो ये उसका क्या कहलाएगा? लीनियर एम्पलीट्यूड। मतलब यहां पर अगर वो पूछ रहा है लीनियर एम्पलीट्यूड, तो अल्टीमेटली हमसे क्या पूछ रहा है? आर्क की वैल्यू पूछ रहा है। अब बताओ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू, तो आर्क इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस। एंगल इंटू, अब आर्क को मैं क्या बोलता हूं? लीनियर एम्पलीट्यूड। आर्क वैल्यू क्या हो गया? लीनियर एम्पलीट्यूड। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, अगर आपसे कभी पूछे इस क्वेश्चन में कि लीनियर एम्पलीट्यूड बताइए, तो लीनियर एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कैपिटल ए, और ये होगा एंगुलर एम्पलीट्यूड इनटू रेडियस। एंगुलर एम्पलीट्यूड इनटू रेडियस, तो थीटा नॉट इनटू एल होता है। ये एंगल है, ये आर्क है, और ये रेडियस है। बताओ रेडियस कितनी है इसकी? एल। तो एंगल इज टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज टू एंगल इनटू रेडियस हो जाता है। ये समझ में आया? एक बात और ध्यान रखें, कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछते हैं इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी। क्या पूछता है? मैंने क्या निकाला? अब बताइए लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये सब रोटेशन में पढ़ चुके हैं आप लोग। बताइए लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस नहीं पढ़ा आप लोगों ने? रीच को ओमेगा आर। तो बताइए यहां पर एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी कौन सा है? तो यहां पर ओमेगा नहीं लिखना है, क्या लिखना है? डी थीटा बाई डी टी इनटू एल होता है। ये समझ में आ गया? ओमेगा नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि ओमेगा थोड़ी एंगुलर वेलोसिटी हमारे लिए यहाँ। कौन एंगुलर वेलोसिटी? तो डी थीटा बाई डी टी इंटू एल होता है। तो कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन करते समय ध्यान रखेंगे हम लोग। नोट करिए इसको, मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। वो जो दो एंगल है अलग अलग, समझ में आ गया आपको? उस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोल्व करना। प्लेन वर्टिकल में एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंड किया हुआ इस तरह से। वर्टिकल लाइन इसकी मेन पोजीशन है, और टी इक्वल टू 0 पर ये पेंडुलम 2 डिग्री की पोजीशन से अपना मोशन ऐसे स्टार्ट करता है। अगर क्वेश्चन में बोला कि एंगुलर एम्पलीट्यूड का 4 डिग्री है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा है, तो आपसे पूछा है इसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो क्या होगी? थीटा की इक्वेशन हमें लिखना है, वो कैसी होगी? पीछे क्या देख रहा है? कुछ भी नहीं है पीछे तो। हाँ, पीछे क्या मिलेगा यार? जवान आदमी तो भी क्या पीछे?
बोलो कोई। इक्वेशन लिखनी पूरी थीटा की। आप बताइए यहां पर इसका मोशन मीन से स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर इसका मोशन कुछ आगे वाली पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनिशियल फेज एंगल होगा, तो वो निकाल लें पहले हम लोग। बोलो ना यार। तो इस डायग्राम को देखकर बताओ कि हमें क्या दिया इस क्वेश्चन में। बोले हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है? बोले सर 8t=0 पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे ये जो यहाँ पर ट्रेस होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंगल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना दिया? t=0 पर थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखा है 2 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया है हमें। इसका मतलब इसका मोशन मीन से स्टार्ट नहीं हुआ, 2 डिग्री वाली पोजीशन से स्टार्ट हुआ, तो इसका कुछ इनिशियल फेज एंगल होगा, तो वो निकालना पड़ेगा हम लोग। तो बताओ उसको निकालने के लिए क्या इक्वेशन यूज करेंगे? हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है थीटा की? थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये यूज करेंगे यार। अब आप बताओ यहाँ पर थीटा का वैल्यू 2 डिग्री है, थीटा नॉट का वैल्यू 4 डिग्री है। अब थीटा नॉट 4 डिग्री है और ये होगा साइन, यहाँ पर टी का वैल्यू कितना होगा? 0। t=0 पर ये है, तो बताओ 0 प्लस यहाँ पर क्या हो गया? 5। अब बताओ 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री कट जाएगा ना ये, 1/2। 1/2 यहाँ पर क्या बनेगा? साइन 5। तो बताओ साइन 5 का वैल्यू अगर 1/2 है तो 5 कितना होगा? 5/6। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि इसका इनिशियल फेज एंगल बेसिकली 5/6 है। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? नाउ थीटा इज टू 4 डिग्री साइन, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओमेगा टी प्लस 5/6 होगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई हमें पता है कि टी इज 0 पर इसका मोशन मीन से स्टार्ट नहीं हुआ, 2 डिग्री वाली पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। तो टी इज 0 पर जो थीटा है ना वो तो 2 डिग्री है, पर टी इज 0 पर फेज एंगल कितना है? वो 5/6। अरे होना चाहिए। आप देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना 4 है और ये 2 डिग्री, ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है। अरे ये कहानी बिल्कुल वैसे के वैसे चलेगी जैसे लीडर में पड़ी थी। आप बताओ a/2 पर एंगल कितना लिखते थे हम लोग? 5/6। बोलो। तो सेम कहानी है। आप बताओ ये अगर a है तो ये कौन होगा? a/2। a/2 का मतलब 30 डिग्री, 5/6 होगा। बस यहाँ पर बच्चा क्या करता, जल्दबाजी में गलती करता, तो यहाँ 2 डिग्री लिख के आता। मैं आपको समझा रहा हूं 2 डिग्री यहां नहीं आएगा, यहाँ पर फेज एंगल आता है, फेज एंगल। और 2 डिग्री कौन? तो वो यहां आता है। दो एंगल है यहाँ पर साले, ये भी दोनों एंगल है और ये भी एंगल है। ये कौन सा एंगल है और ये कौन से एंगल है? डिस्प्लेसमेंट। तो 2 डिग्री की पोजीशन से मोशन स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इनिशियल फेज एंगल कितना? 5/6 होगा। अगर मान लो ये पेंडुलम ऐसे नहीं जाता, t=0 पर ऐसे जा रहा होता तो अबे काय का कोस होता? क्या लिखेंगे? क्या बताया था प्रोसीजर? जाते रहा एंगल थीटा थीटा थीटा, तो आधा एंगल पाई माइनस थीटा। आप बताओ यहाँ पर फेज एंगल कितना होगा? पाई माइनस 5/6। 5/6 क्या बनेगी इक्वेशन? a sin ओमेगा d प्लस 5/6। भूल गए ना सब? अबे तो टेस्ट भी नहीं हुआ अभी तो। जाते नाम एंगल थीटा थीटा थीटा, तो आधा नाम क्या होगा? पाई माइनस थीटा। अगर मान लो ये a/2 यहाँ पर होता, ऐसे जा रहा होता, 5 + 5/6 और लौट रहा होता तो ध्यान रखें ये इनिशियल फेज एंगल को डिनोट करता है। और यहाँ पर बस ये यहाँ पर एंगल लिखना, तो यहाँ पर जो एंगल लिख के अंदर वो बेसिकली कौन है? इनिशियल फेज एंगल। समझ में आ गया दोनों एंगल की डिफरेंस? बोलो। फिर एक और करना। क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्स्टेकल दे रखा है आपको, वर्टिकल लाइन आपको दे रखी है, ये एक मीन पोजीशन है। एक पेंडुलम को मैं यहां से ले गया ऊपर 6 डिग्री, 6 डिग्री, और यहां से मैंने इसको रिलीज कर, ये मेन पोजीशन है। यहां से मैं 6 डिग्री को डिस्प्लेस करता हूं और यहां पर रिलीज करता हूं। रिलीज करने के बाद वेलोसिटी कितना हो गया? रिलीज करने का मतलब वेलोसिटी 0। मतलब कौन सी पोजीशन हुई? मैं यहां से इसको 6 डिग्री पर हूं, तो ये बॉडी लौट के वापस टुवर्ड द मीन बार। इसका मतलब ये कौन हो गया इसके लिए? एक्सट्रीम।
अब आप सुनना, यहां पर मीन से ये 6 डिग्री लेके गया हूं, यहां पर अगर देखे तो ये ऑब्स्टेकल है, और इस मीन पोजीशन से ऑब्स्टेकल का जो एंगल होता है वो 3 डिग्री है। कितना? अब ये पेंडुलम यहां पर जाता है, लौट के वापस आता है, और जब इधर जाना चाहता है 6 डिग्री, तो ये 3 डिग्री पर पहुंचता है, और 3 डिग्री पर ये ऑब्स्टेकल उसे टकराता है, और टकराता है, टक्कर के बारे में कुछ नहीं बोली जा रही। इसका मतलब कॉलिजन कैसा है? इलास्टिक कॉलिजन है, एनर्जी लॉस नहीं होता, टकराता है और जिस स्पीड से टकराता है उसे लौट के वापस आ जाता है और टू एंड फ्रो करना स्टार्ट कर देता है। आपसे पूछा है इसकी मोशन की टाइम पीरियड क्या हो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। वर्टिकल लाइन मीन पोजीशन है, इधर मैं उसको 6 डिग्री लेके गया हूं, इधर उसका जो ऑब्स्टेकल है वो 3 डिग्री पर है। टू टी बाई 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। बस आप ये देखें कि जब मैं इसको मीन से डिस्प्लेस करता हूं यहाँ पर, और ये यहाँ पर कौन है 6 डिग्री, और छोड़ूंगा तो बताओ इसके ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, मतलब ये उसके लिए क्या हो गया? एक्सट्रीम हो गया, लौट के वापस मीन पर आएगा, और जब मीन पर आएगा तो रुकेगा नहीं, इनर्शिया मोशन से कहां जाएगा? इधर भी जाएगा, और जब इधर जाएगा तो इधर कितना जाना जाएगा? 6 डिग्री, पर जैसे 3 डिग्री पर जाएगा तो इस ऑब्स्टेकल से टकराएगा और लौट के वापस आ जाएगा। अब आप बताओ यहाँ पर टक्कर कौन सी है? इलास्टिक कोलिजन है, कुछ नहीं बोल रहा, तो इलास्टिक कोलिजन एनर्जी कंजर्व, और जब एनर्जी कंजर्व है तो जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से लौट के वापस आएगा और मीन पर आएगा। बताओ मीन पर आने के बाद रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, किधर जाएगा? इधर। कितना जाएगा? कितना? 6 डिग्री जाएगा। अरे एनर्जी स्टोर 6 डिग्री तक की मैंने की ना, उसमें कितना एम्पलीट्यूड मैंने दिया उसको, तो उसकी एनर्जी 6 डिग्री के एम्पलीट्यूड के हिसाब से है, और ये एनर्जी लॉस नहीं होती। इधर तो जाता 3, इधर जाता 6, इधर जाता 3, इधर जाता 6, इधर जाना कितना था इसको, पर जा नहीं पड़ा। तो ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती कि हमने उसको रोक दिया बीच में। बोलो भाई। तो इसका मोशन एक तरफ से थोड़ा सा क्या होगा? आधा हो। आपसे पूछा इसकी एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम देखें इसका मोशन यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा चाहिए। ये इसकी कौन है? एक्सट्रीम। ये 6 डिग्री है तो इसके लिए एक्सट्रीम कहलाती है, और ये इसकी कौन है? मीन पोजीशन, और ये इसका 3 डिग्री फिनोमिना, इसका मतलब ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है। अब बताओ एक्सट्रीम कुछ भी हो, पर एक्सट्रीम से अगर मीन पर पार्टिकल आता है तो टाइम कितना लगता है आने में, और ये मीन से a/2 जा रहा है, तो बताओ ये टाइम कितना होगा? t/12। वापस आएगा तो टाइम कितना होगा? t/12, और ये वापस टाइम कितना होगा? t/, मतलब मेरा ये समझाना है कि वहां पर बॉडी लीनियरली टू एंड फ्रो कर रही थी, यहाँ पर एंगुलरली टू एंड फ्रो कर रही है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। अगर ये क्वेश्चन में वहां बनाता तो क्या बनाता? बॉडी को मैंने 10 सेंटीमीटर खींचा, ये तो मतलब हुआ, तो इधर तो जा रही 10, इधर जा रही 5, ये तो मतलब हुआ। वहां पर सेंटीमीटर मीटर का बात हो रहा होगा, बोलो, और यहाँ डिग्री में बात हो। बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि बताओ ये 3 डिग्री कौन है? इसका हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो बताओ मीन से a/2 जाने का मतलब कितना होता है? टाइम t/12, तो यहाँ भी कितना होगा? t/2। तो ये t/12, t/12, t/4, t/4 टाइम्स ऐड कर लें, बताओ क्या आना चाहिए? t/4 प्लस t/4 प्लस t/12 प्लस t/2, कितना आना चाहिए? 2t/। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बॉडी ये मोशन बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे लीनियर फिनोमेना होता है, बस वहां पर बॉडी लीनियरली टू एंड फ्रो करती है, यहाँ एंगुलरली कर रही है, और पढ़ते हैं इसको बिल्कुल वैसे के वैसे फेज एंगल्स। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर एंगुलर रेसिस्टेंस का कहानी, लीनियर सिस्टम एंगुलर सिस्टम में ऐसे करना होता है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका जो एग्जांपल पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में, क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिंपल पेंडुलम, उसकी बात करते हैं कि वो कैसे ऑसिलेशन करता है और उसका टाइम पीरियड कैसे आता है। सिंपल पेंडुलम मैंने आपको समझा ही दिया था कि ये प्लेन वर्टिकल में रिजिड सपोर्ट से एक हैवी स्फेरिकल मेटल बॉब को सस्पेंड कर दे एक वायर के थ्रू, तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ये क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको एस कह देते हैं, और ये मास यहाँ पर बॉब का एम है, और वो एक पॉइंट का सेंटर मानते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहलाता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ।
चलो ना आगे, बताइए यहाँ पर दो फोर्स काम करेंगे, एक तो mg लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर क्या लगेगा टी और mg दोनों इक्वल, तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना होगा 0। बताओ ये क्या कहलाएगी, मेन पोजीशन कहलाएगी। ओके, अब आप इसको मोशन देना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसको हल्का सा थीटा एंगल पर डिस्प्लेस कर देते हैं। थीटा एंगल पे जब इसको डिस्प्लेस करते हैं तो बताओ इस पर जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो तो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा, बोलो। पर यहां पर अगर देखें तो इस mg के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, होगा ना, ये थीटा एंगल होने की वजह से यहाँ पर ये थीटा डायरेक्शन में और यहाँ पर इस तरह से होगा। बताओ ये एंगल कितना, तो बताओ ये कंपोनेंट कितना आएगा mg cos थीटा, और इधर क्या आएगा mg sin थीटा यहाँ पर होगा। जो mg cos थीटा होगा उतना ही वायर में टेंशन आएगा टी और mg दोनों बैलेंस है ना, टी और mg cos थीटा दोनों बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन mg का एक कंपोनेंट यहाँ पर mg sin थीटा है जो टुवर्ड द मीन काम करता है, और ये इम्बैलेंस, इसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं, तो ये बॉडी को मीन पे लाने की कोशिश करता है। बताओ क्या ऐसा यहाँ पर हो रहा था क्या कंपोनेंटिंग, यहाँ नहीं हो रही थी, जो mg लग रहा था वही टेंशन ऊपर था, तो टी और mg दोनों इक्वल, नेट फोर्स 0 था। लेकिन जैसे इसको डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करने पर यहाँ पर ऐसा नहीं mg टेढ़ा हो गया, mg तो वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे mg cos mg sin, mg cos तो c को बैलेंस कर दिया, पर mg sin यहाँ पर होगा और ये इम्बैलेंस हो, और ये बॉडी को मीन प्लानिंग की कोशिश करे। तो आपसे पूछते भी हैं सिंपल पढ़ने में, बताइए रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, mg sin थीटा, mg का एक कंपोनेंट यहाँ पे mg sin थीटा है, ये बॉडी को मीन प्लानिंग की कोशिश करता है। ये ऐसा फोर्स है जो इस पॉइंट के अबाउट इस बॉब को घुमाने की कोशिश करता है, इस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, फोर्स इंटू। आप बताओ ये फोर्स हो जाएगा टुवर्ड द मीन, ऐसा लग रहा ना। और बताओ इस पॉइंट के बाद घुमाना चाह रहा तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कैसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। बताओ ये एंगल कितना है, कितना 90, और ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ यहाँ पर टॉर्क कितना होगा इस पोजीशन पे, mg sin थीटा इंटू एल, और ये टॉर्क टुवर्ड द मीन काम करता है, बॉडी को मीन लाने की कोशिश करता है। तो मेन पोजीशन में नेट फोर्स 0 था, तो यहाँ कोई टॉर्क नहीं था, लेकिन जैसे डिस्प्लेस करते हैं तो इसमें एक डिस्ट्रॉइंग टॉर्क डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और ये टॉर्क टुवर्ड द मीन बॉडी को लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, डिस्प्लेस्ड पोजीशन, बताइए डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लग रहा है बॉडी पर। टॉर्क यहाँ पर जो लगेगा उसको लिखना पड़ेगा, टॉर्क इक्वल्स टू होगा mg sin थीटा, ये तो हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थीटा अवे फ्रॉम द मीन, तो टॉर्क लगेगा टुवर्ड द मीन, ऐसा होगा भाई। तो पोजीशन पे काम करें। अब आपको बता टॉर्क को थीटा में डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए मैं माइनस भी लगा सकता हूँ, अच्छा लगता है। अब सही है ना भाई, ये हमने टॉर्क लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बोले सिंप्लीफाई क्या होगा, देखो टॉर्क होगा माइनस यहाँ पर होगा mgl, कांस्टेंट कांस्टेंट को अलग कर दिया, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, l कांस्टेंट, mg, और ये हो गया वेरिएबल थीटा, तो साइन थीटा मैंने एक साथ अलग, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाती है, mgl साइन थीटा हो गया। अब आप बताइए टॉर्क यहाँ पर जो ऐसा हो रहा है, क्या ये एसिड की कंडीशन को प्रूव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन थीटा आ रहा है, अभी थीटा आना चाहिए, तो साइन थीटा को थीटा लिखना पड़ेगा तब जाके ऐसे हुआ। तो साइन थीटा को थीटा लिखना आता है हम लोगों को, कैसे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा मेरे लिए थीटा बन जाता है। और साइन थीटा को थीटा कब तक लिख सकते हैं पता है, जब थीटा बहुत छोटा, कितना, मैथ्स में बोलते हैं थीटा का वैल्यू 5 डिग्री और उससे छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा बोल सकते हैं। लेकिन हम ध्यान रखेंगे सिंपल पढ़ने में इसको 10 डिग्री तक मान सकते हैं, बोलो भैया, अप्रोक्सीमेशन तो है कि थीटा का वैल्यू 10 डिग्री है उससे छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे यहाँ पर, बोलो। इसका मतलब ये भी ध्यान रखना है कि ये सिंपल पढ़ लो, हमेशा ऐसा जब नहीं करता, कब करता है, जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, 10 डिग्री उससे छोटा होगा तो ये ऐसे मतलब ये पेंडुलम है, अगर ये ऐसे करेगा तो हम मानेंगे ये ऐसे हो रहा, और ऐसे करने लग जाए तो ये तो फिर ऑसिलेटरी मोशन, थीटा छोटा होगा तो ही तो ऐसे होगा यार,
अब थीटा छोटा कितना 10 डिग्री बोलो इतना होता है बस, और यही तो होता है। तो कहने का मतलब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होना। हाँ हाँ ठीक है। अब सुनो टॉर्क से क्या बनेगा, माइनस यहाँ पर लिखेंगे एम जी एल और ये हो गया साइन थीटा का मतलब थीटा। अब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस थीटा की पावर 1। तो बताओ ये क्या बन गया, एंगुलर एसएचएम की कंडीशन बन गई। इसका मतलब सिस्टम एंगुलर एसएचएम कर रहा है, और जब एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो बताओ ये हमारे लिए कौन कहलाएगा, कांस्टेंट सी। अबे टॉर्क माइनस सी थीटा जो होता है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, कांस्टेंट सी बनता है सी। और सी अगर आ गया तो बताओ उसका डायमेंशन क्या लिख पाएंगे, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, यही तो होता है। तो 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर बोलो सी का वैल्यू mgl, और आई कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस पॉइंट मास का, इस एक्सिस के अबाउट कितना ml स्क्वायर। तो यहाँ लिखा ml स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अगर कोई सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका टाइम कट का रिजल्ट बनेगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। एल कौन, एल कौन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर मास का डिस्टेंस होता है। जी कौन है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। नोट करिए इसको, इसमें भी कुछ बातें करेंगे आपसे। बायो पढ़ रहे हैं आप लोग, हाँ बायो में सब्जेक्ट होता है तुम्हारा, ध्यान रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बायो भी तो पढ़ते होंगे ना, आप घर पे तो पढ़ते होंगे, यहाँ नहीं पढ़ते तो। टाइम नहीं मिलता तेरे को, बहुत बिजी है, बहुत साइड बिजनेस है तेरे, क्या बात करता क्या तू। हम तो 5 घंटे पढ़ाते हैं, 5-6 घंटे तो पढ़ाते हैं, हम तो करते क्या है। नहीं पढ़ाते हम 6 घंटे, आप पढ़ते हो 3-4 घंटे ही हो, आप तो बीच में ही चले जाते हो, क्या है वहाँ हो बोले फर्स्ट सेकंड क्लास होगी, सेकंड अब तो सिलेबस में नहीं होती नर्ली। और थर्ड हो जाती तो फोर्थ तो होती नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी, या किसी की फर्स्ट नहीं होती सिलेबस में। तो आप खुद मैनेज कर ही लेते, 4-5 घंटे पढ़ते हैं एवरेज, आप देखोगे नहीं है साहब। बायो को वो भी प्रॉपर ध्यान देना भैया, बायो के मार्क्स लेना, सबके काफी अच्छे मार्क्स हैं इस बार लास्ट ईयर, लेकिन उस कॉन्फिडेंस में चक्कर में मत आ जाना, बायो भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसे पता है कि बायो के मार्क्स सबसे ज्यादा है इस बार। तो पता है, उसको पता है कि बायो में बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिजिक्स के बच्चे का पेपर तो दिया उसने आसान, और बायो में घुमा दिया। तो मतलब मेरा ये कहना है कि बायो को भी पूरा अटेंशन देना है अपन को, बायो को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे के 350 नंबर आ गए तो मैं मास्टर हो गया बायो का। हाँ हाँ पढ़ते रहिए उसको रेगुलरली, उसमें तो क्या प्रैक्टिस ही है, जितना याद करोगे उतना कम है, हम तो भूल जाते हैं यार उसमें तो। बायो अच्छा अगले से बायो करेंगे, ऐसा नहीं है यार। बायो में क्या आता है पेपर में, यहाँ तो एनसीईआरटी आती है कि मॉड्यूल आता है, मॉड्यूल आता है, मॉड्यूल आता है। मॉड्यूल तो मॉड्यूल क्यों नहीं पढ़ते आप लोग, जब आपको पता मॉड्यूल आता है तो पेपर उसका पेपर पूरा आउट हो गया है? मेजर टेस्ट जो आपके बनेंगे वो सब एनसीईआरटी के बनेंगे, जितने बन टेस्ट बन रहे हैं वो सब एनसीईआरटी के बन रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट होंगे, जो टेस्ट हो रहे हैं आपके वो मॉड्यूल से होंगे। हम चाहते हैं हमारा बच्चा कहीं भी पीछे नहीं रहे, एनसीईआरटी हम तैयार करवा ही रहे हैं उसके मैजिक के थ्रू, और मॉड्यूल हम तैयार करवा रहे हैं यहाँ पर टेस्ट। तो माने में आप मॉड्यूल पढ़ो ना यार, मेजर में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अब पेपर ही तो बहुत लेट है यार, अभी तो पता नहीं चल रहा पेपर कब होगा, कब होगा पेपर, जुलाई में होगा पेपर, जुलाई से भी आगे जा सकता है, पता है अगस्त में जा सकता है। अभी तो पहले वाला सेशन ही पुरानी अपने को स्टार्ट नहीं हुआ उन लोगों का। पता है वही परेशान हो रहे हैं अभी तो।
अब सुनना बात ध्यान से, ये जो अरेंजमेंट मैंने आपको बताया इसका डायरेक्शन बनाया आपको, ये डायरेक्शन बनाने का लॉजिक नहीं था वैसे। यहाँ भाई हमारा पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, वहां क्या क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्शन थोड़ी पूछेगा आपसे। वो तो क्या पूछेगा, सिंपल पढ़ ले में उसकी लेंथ इतनी है, उसका जी इतना बताओ ठीक इतना होगा, ऐसा क्वेश्चन करता है वो। तो फॉर्मूला याद कर लेंगे उसके लिए। हमने डेरिवेशन क्यों बताया, तो देखो इसके पीछे भी लॉजिक है इसलिए बताया। हम पूरी फिजिक्स में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जहां पर हमें एसएम प्रूव करना पड़ता है, एसएम होता है वहां। फ्लूइड के अंदर हम बात पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन में अगर बात करें तो ऐसा भी वहां पर ऐसा एग्जांपल होता है जहां एसएम हो रहा होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में भी होता है, एसएम का केस बन जाता है। बोलो, आपको होता है ना कि मान लीजिए कोई बीकर है, या कहते मान लो कोई यू शेप के ट्यूब है, यू शेप के ट्यूब में दो लिम्स होती हैं, लिम्स में लिक्विड भरा हुआ होता है, हल्का सा लिक्विड को दबाकर छोड़ें तो वो एसएम करता है। तो आपसे पूछ अप्रूव करो ये एसएम करता है, और अगर एसएम प्रूव होता तो उसका टाइम पीरियड पूछ लेते हैं हम लोगों से। नहीं होता ऐसा क्वेश्चन। एक बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, उसमें कोई सिलेंडर रखा हुआ है, बैलेंस कंडीशन में दबा के छोड़े तो एसएम करता है, नहीं होता। ऐसे हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है और अर्थ की जो डायमीटर उसके अलोंग टनल बना दी, बात ही नहीं प्लीज, और टनल के अलोंग ब्लॉड को ड्रॉप कर दें तो वो अर्थ के सेंटर के अबाउट 2 and 4 अप एंड डाउन क्या करता है, एसएम। तो मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी सिस्टम जब एसएम करता है तो एसएम प्रूव करने का प्रोसीजर है ये जो मैंने आपको बताया डेरिवेशन। पूरी फिजिक्स में अगर देखें तो एसएम के बहुत सारे एग्जांपल है जहां एसएम हो रहा होता है, और कभी कभी एग्जाम में वही पूछ लेता है कि प्रूव करिए एसएम होता है, और अगर एसएम प्रूव हो जाता है तो फिर उसका टाइम पीरियड पूछ लेता है आपको। तो कोई भी सिस्टम अगर एसएम कर रहा है और उसको हमें प्रूव करना है तो उसको प्रूव करने का प्रोसीजर है ये। क्या प्रोसीजर है, सुनना सब लोग। जो भी सिस्टम पहले एसएम करता है तो उसकी सबसे पहले मीन पोजीशन फाइंड करते हैं। जो सिस्टम, जो बॉडी एसएम करने को कैपेबल है, अगर हम उसको प्रूव करना चाहते हैं कि एसएम करता है कि नहीं करता है, तो सबसे पहले हम मीन पोजीशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहां भी मैंने क्या बताया आपको, मीन पोजीशन बताया, नीचे एमजी ऊपर टी, टी एमजी इक्वल नेट फोर्स 0, ये इसका मीन है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, मीन पोजीशन फाइंड करेंगे। वहां पर नेट फोर्स कितना होता है, जी। दूसरा स्टेप, फिर क्या करते हैं, जो बॉडी वहां पर एसएम करने को कैपेबल है वहां से मीन पोजीशन से उसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। देखो डिस्प्लेस किया मैंने थीटा एंगल, और जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन होती है वहां पर उस पर जो भी टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क काम करता है या रिस्टोरिंग फोर्स जो भी उस पर एक्ट करता है, हम उसको लिख देते हैं। ये तो पता है ना कि डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। अबे अगर डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स जीरो होगा तो बॉडी वहीं रुक जाएगी। बोलो भाई, मेन पोजीशन में नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। फिर वहां से उसको शिफ्ट करेंगे, और जब शिफ्ट करेंगे तो डिस्प्लेस पोजीशन में जो भी फोर्स या टॉर्क उस पर काम करता है उसको लिखेंगे। फोर्स कब लिखेंगे, जब वो लीनियर शिफ्ट कर रहा होगा, और टॉर्क कब लिखेंगे, जब एंगुलर मोशन कर रहा हो। बोलो, तो पहले क्या करेंगे, मीन पोजीशन फाइंड करेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे, और जो भी डिस्कस पोजीशन है उस पर जो भी टॉर्क या फोर्स उस पर काम करता है उसको लिखेंगे। लिखने के बाद उस टॉर्क को, उस फोर्स को इस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे कि वो एसएचएम का रिस्टोरिंग टॉर्क बन जाए या एसएचएम का रिस्टोरिंग फोर्स बन जाए। देखो मैंने सिंप्लीफाई किया ना यार, पहले मैंने ये लिखा, फिर इसमें देखा कि यार जो कांस्टेंट उसको अलग कर दिया, जो वेरिएबल है थीटा अलग कर दिया, फिर मैंने यार साइन थीटा आ रहा, थीटा आना चाहिए, पहले मैंने ऐसा मान लिया, सिंप्लीफाई कर। जैसे ये सिंप्लीफाई होता है हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे हम क्या करेंगे, फोर्स लिखेंगे, टॉर्क लिखेंगे, और उसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे कि वो एसएम का क्या बन जाए, रिस्टोरिंग टॉर्क बन जाए, या एसएम का रिस्टोरिंग फोर्स बन जाए। बोलो भाइयों, बताइए एसएम का रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा की पावर 1। तो हम उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे हम समझ जाएंगे वहां पर एसएम हो रहा है। अरे प्रूव हो गया ना अब तो। और अगर प्रूव होता है तो हमें वहां कांस्टेंट दिख जाता है सी, वहां कांस्टेंट दिख जाता है के और सी दिख जाएगा। और जब के और सी दिख जाता है तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, हम लिख सकते हैं और उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। पहले क्या फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो भी डिस्प्लेस पोजीशन, जो भी नेट फोर्स टॉर्क जो पर काम करता है उसको लिख देंगे। लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इस प्रकार से कि वो एसएम का क्या बन जाए, रिस्टोरिंग फोर्स या एसएम का रिस्टोरिंग टॉर्क बन जाए। बोलो भैया, जो टॉर्क फोर्स वहां बन जाएगा तो हम समझ से वहां पर क्या हो रहा है, एसएम हो रहा है। और जैसे एसएम प्रूव हो रहा है तो सी और के दिख जाएगा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, के, और थीटा का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, सी। सी और के दिख जाएगा तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, हम उसका टाइम पीरियड स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, फ्लूइड पढ़ लेना अपने फ्लूइड में, सर ने भी बताया था एक क्वेश्चन, आप करना, देखें कैसे करते। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है,
और इस बीकर में ये कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है। इस बीकर में हमने एक क्यूब जो है, क्यूब बॉडी है ये क्यूब, और इसकी डायमेंशन यहाँ पर, इसकी जो साइड लेंथ है वो ए है, और इसका मटेरियल डेंसिटी सिग्मा है, इस पे रखा हुआ। एक क्यूब यहाँ पर है जिसका डायमेंशन यहाँ पर, जिसकी यहाँ पर जो लेंथ है ना, मतलब साइड लेंथ वो कितनी ए है, और मटेरियल डेंसिटी सिग्मा है, इस पे रखा हुआ है। इसको अगर हल्का सा दबाकर छोड़ते हैं तो ये अप एंड डाउन क्या करता है, एसएचएम करता है। आपको प्रूव करना है कि ये एसएचएम करता है, और जब ये एसएचएम होता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये आपको बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, लिक्विड में रखा हुआ है, इनिशियली कंडीशन में है, फ्लोट कर रहा है, मतलब यहाँ पर रखा हुआ है। अब हल्का सा इसको दबा के छोड़ते हैं तो क्या करता है, ये अप एंड डाउन एसएचएम करता है। आपको प्रूव करना है कि एसएचएम करता है, और एसएचएम प्रूव होता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये बता। करिए, ट्राई करिए, देखिए जो मैंने स्टेप्स बोली थी उनको फॉलो करिए। मेन पोजीशन फाइंड करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, जो भी डिस्प्लेस पोजीशन है उसमें फोर्स टॉर्क लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या थीटा शो करेंगे, सी और के दिख जाएगा, टी लिख सकते हैं। ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना यार भाई, कितनी बार आया यार, भूल जाता है। आई लिखा ना, मैंने पहले ही लिखा है, आई तो बोल ही दिया ना, आई कौन है। पूरी रोटेशन पड़ी तुम लोगों ने, है ना। शाबाश, करो सब लोग करो। आया? चलिए बात सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, मेन पोजीशन। तो मैं आपको बता दूं, ये बॉडी अभी क्वेश्चन में गिवन है और ये बॉडी ऑसिलेट नहीं कर रही है, मतलब रेस्ट कंडीशन में, तो मैं समझूंगा ये जो गिवन सिचुएशन है ये इसकी मीन है। आपको पता मीन क्यों है? बोले नेट फोर्स जीरो है अभी। बोले कैसे नेट फोर्स जीरो है? बोले जैसे बॉडी को लिक्विड में रखी होगी तो उसका कुछ वॉल्यूम अंदर गया होगा, लिक्विड किसका, बॉडी का, क्यूब का गया होगा ना अंदर, उसके से ऊपर क्या लगा होगा, और वो बायोन्सी फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है, एमजी से। जैसे उसका एमजी फोर्स बायोन्सी से बैलेंस होता है वो बॉडी जाना रुक जाता है लिक्विड के अंदर। बोलो, तो नीचे लग रहा है एमजी, ऊपर लग रहा है वीरो जी, एमजी और वीरो जी दोनों इक्वल है, नेट फोर्स जीरो, बॉडी रुकी हुई है, प्लॉट कर रही है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, यही इसको कौन है, मेन पोजीशन। बताओ, क्वेश्चन में जब आपसे बोला कि ये एसएसएम करती है, अप्रूव करी, तो ये क्वेश्चन ने पहले से थोड़ी एसएसएम कर रही थी ये, तो हम मतलब मान लेंगे ये बॉडी यहाँ पर अभी रेस्ट कंडीशन में, नेट फोर्स जीरो, लेकिन हम अपने मन को समझा रहे हैं कि नीचे ग्रेविटी लग रही थी, ऊपर वीरो जी, दोनों इक्वल है, नेट फोर्स जीरो, ये मीन पर है। तो गिवन सिचुएशन हम मान लेते हैं मीन पर है। अब क्या करें, इसको मोशन देने हैं तो क्या करना है, हल्का सा इस बॉडी को डाउनवर्ड यहाँ पर डिस्प्लेस कर देते हैं, कितना, सपोज एक्स। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेस्ड पोजीशन। अब बताओ, इसको मैं लिखूंगा एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। बताइए डिस्प्लेस पोजीशन पर क्या होगा, जब इसको एक्स अमाउंट से नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो एक्स का जो वॉल्यूम है वो अंदर जाएगा एक्स्ट्रा, और वो जो अंदर जाएगा उसके से एक्स्ट्रा बायस फोर्स ऊपर आएगा। बोलो आएगा? तो डिस्प्लेस पोजीशन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा ये देखना है, एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, बेसिकली बायोन्सी फोर्स ही तो होगा। तो बताओ यहाँ पर एक्स अमाउंट का यहाँ पर अगर वॉल्यूम अंदर गया तो फोर्स कितना है? भाई हमें पता फोर्स क्या होता है, वीरो जी, वीरो जी, वी कितना है? बोले यार इसका साइड लेंथ कितना, ए, तो ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, और अंदर गया एक्स, ए स्क्वायर इंटू एक्स, वॉल्यूम अंदर गया कितना, ए स्क्वायर इंटू एक्स, वॉल्यूम अंदर गया।
ये तो हो गया V, और लिक्विड का डेंसिटी कितना रो, और ये G, ये बायोन्सी फोर्स डिस्प्लेस पोजीशन पे बॉडी पर लगेगा, किधर, अपवर्ड लगेगा। बोलो यार, तो यही यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स बिहेव करेगा। जब उसको धक्का मारेंगे नीचे तो ये फोर्स उस बॉडी पे काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन। बताओ एक्स किधर है और फोर्स किधर आ रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, माइनस। तो डिस्प्लेस पोजीशन मैंने फोर्स लिखा। बताओ फोर्स लिखना चाहिए था कि टॉर्क लिखना चाहिए था, क्योंकि हमने एक्स दिया लीनियर, तो इसको टॉर्क नहीं फोर्स लिखना पड़ेगा, तो फोर्स लिख दिया हम लोगों ने ऐसे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बोले कैसे, बोले जो कांस्टेंट है उसको अलग कर देंगे, वेरिएबल को अलग। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसको अलग किया तो ये बना a स्क्वायर रो इनटू g, यहां पर हुआ आगे माइनस और इनटू x हो गया, और ये इक्वेशन ऐसे बनी। अब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो माइनस यहां पर, ये तो कांस्टेंट ही हो गया यार पूरा। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x की पावर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये बॉडी यहां क्या कर रही है, लीनियर एसिम्पटोन कर रही है। और जब लीनियर एसिम्पटोन करती है तो बताओ ये हमारे लिए कौन हो गया, कांस्टेंट हो गया। और k अगर मेरे पास आ गया तो मैं इसका टाइम पीरियड स्टडी कर सकता हूं। बताइए टाइम पीरियड कितना होगा, t is equals to 2 by अंडर रूट m by k होता है। बताइए 2 पाई तो 2 पाई होगा, m कितना लिखूं, इस बॉडी का मास लिख सकते हैं अब। ये क्यूब है, इसका डेंसिटी, ये कौन मास, कौन है मास, पॉजिटिव बॉडी आएगी, और ऑक्सीजन कौन कर रहा है, ये क्यूब कर रहा है, तो उसका पूरा मास लिखिए। मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कितना आएगा, a क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। सही है ना, मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है इसका a क्यूब, और ये क्या, इसकी मटेरियल डेंसिटी सिग्मा हो गया, a क्यूब सिग्मा अपॉन के कितना आएगा, a स्क्वायर रो इनटू g। बताओ a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट, तो क्या आएगा रिजल्ट, 2 पाई अंडर रूट, यहां पर बनना चाहिए a सिग्मा अपॉन रो इनटू g। तो जस्ट एक थोड़ा आइडिया में ध्यान रखना कि अगर कोई सिस्टम आपसे पूछे प्रूव करना हो तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले मीन पोजीशन फाइंड करते हैं, डिस्कस करते हैं, फोर्स लिखते हैं, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स शो करते हैं, के दिख जाता है तो के लिख सकते हैं। बोलिए भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एसएचएम पढ़ रहे हैं। एसएचएम हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल पेंडुलम, जैसे की बातें यहाँ पर। अब देखो हमारे इस पे अगर देखें तो सिंपल पेंडुलम सिलेबस में है, उसी की बात करते हैं। तो बताइए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा। इसको देखकर मैं बोल सकता हूं कि सिस्टम का टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होगा। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, अब आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है ना भाई, ये तो टाइम पीरियड निकाल लिया हम लोगों ने, अब बात करते हैं आगे टी का वैल्यू कितना आया था यहाँ, किसका, आपको पता है ये सिस्टम हमेशा एसएचएम नहीं करता, जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो ये एसएचएम करता है, और जब एसएचएम करता है तो उसका टी कितना था। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग। तो टी इसको बोल सकते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट है, इसका मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो टी, लेंथ घटाओगे तो टी घटेगा। इसको देखकर ऐसा बोल सकते हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट जी। जी पे डिपेंड करता है इनवर्सली रूट प्रोपोर्शनल, जी बढ़ेगा तो टी क्या होगा, घट जाएगा। क्या इसको देखकर ऐसा बोल सकते हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 0 होता, मास पर डिपेंड नहीं करता। अरे काम कर रहा है मास पर डिपेंड, ऊपर आया था ना आई एम एल स्क्वायर, नीचे क्या आया था एम जी एल, एम से कैंसिल था, तो एम पर डिपेंड नहीं करता। और इसी को देखकर बोल सकते हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का पावर भी 0 होता है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड यहां पर अगर देखें तो एल पर डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, पर मास पे डिपेंड नहीं करता, के पर भी, और अगर देखें तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ा था। आपको पता है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, बस ये कि एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा होना चाहिए, चला 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए, पर छोटा कितना छोटा है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। इससे पहले क्या पढ़ा था, उसका टाइम पर भी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता था, साला वो भी छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटा कितना छोटा इस बात पर डिपेंड, तो वो भी नहीं करता था, ये भी नहीं करता। क्लियर है बात, वो करता था ये नहीं करता है। अरे मास वो तो करता था ना, ये नहीं, ये करता है वो नहीं करता था, ये
करता है, वो नहीं करता। ये करता है, वो भी करता था और सेम रिलेशन में करता था। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। स्प्रिंग की लेंथ आई थी ना, लेंथ। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी करता है, वो भी करता है। ये करता है, वो नहीं करता। ये नहीं करता है, वो करता है। दोनों नहीं करता। बोलो रहा। तो बात सुना, ये जो रिजल्ट है हम ध्यान रखेंगे। अब इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, जवाब देना सब लोग। लिख ले इसको, रिजल्ट है। अब क्वेश्चन का जवाब देंगे। मान लीजिए मेरे पास दो सिंपल पेंडुलम है, दोनों के वायर की लेंथ बिल्कुल सेम है। ओके, पर दोनों से जो अटैच्ड बॉब है उसका साइज डिफरेंट है। बताइए दोनों का टाइम पीरियड। नोट करो पहले, बोलो। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग हुए, दोनों में वायर की लेंथ तो सेम सेम है, पर पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ सेम नहीं है। कहां से कहां तक होती है लेंथ? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर मास डिस्टेंस है ना, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये सेंटर मास। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो एल। तो इसके लिए लेंथ तो यहाँ पर ज्यादा होगी ना, कि इसको सेंटर मास नीचे हो थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ होगी वो एल डैश। और यहाँ पर डेफिनेटली एल डैश का वैल्यू एल से ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली टी डैश का वैल्यू टी से ज्यादा होगा। दोनों के वायर की लेंथ सेम है, पर दोनों की इफेक्टिव लेंथ सेम नहीं है। और जब इफेक्टिव लेंथ सेम नहीं है तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ में आ गई बात? एक सिंपल पेंडुलम है, उसका ये बॉब होलो बॉब है, होलो। पर बॉडी कैसा होता है? सिमेट्रिक बॉडी होता है, ये होलो स्फेयर होता है। ये बताओ उसका सेंटर मास सेंटर पर होगा। इसका सेंटर मास सेंटर पर है, और ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहां से यहां तक इसकी लेंथ मान लीजिए एल है, तो उसका डायमीटर टी है। ओके, सिंपल पेंडुलम का बॉब होलो बॉब है, इसका सेंटर मास सेंटर पे टी टी है। अब मैं इसको किसी लिक्विड से भर देता हूं, तो बताइए अब सेंटर मास कहां होगा? वहीं होगा जहां पहले था। अब सिमेट्रिक बॉडी है ना, सिमेट्रिक बॉडी तो पहले सेंटर मास खाली था तब भी सेंटर पे था, पूरा भरा हुआ तब भी सेंटर मास सेंटर पर ही होगा। और जब सेंटर मास सेंटर पर, तब भी लेंथ कितनी होगी? तो बताओ अब भी क्या होगा? टी टी होगा। मतलब आप ध्यान से देखो, दोनों ने हमने मास चेंज किया, लेकिन मास चेंज होने से टी में कोई चेंज नहीं आया। बोलो ना यार, पूरा खाली था तब भी टी टी था, पूरा भरा हुआ है तब भी टी टी है। दोनों के डायमीटर सेम। क्लियर है बात? बॉटम पर एक होल बनाते हैं। अब होल बनाते हैं तो क्या होता है, ये जो लिक्विड इसके अंदर भरा है वो यहाँ पर ड्रेन आउट होता है बाहर की तरफ, और जब ड्रेन आउट होता है बाहर निकलता है तो ऊपर से खाली होता जाता है। अब आप बताओ, ऊपर से जब खाली होगा तो हैवी मास कहाँ जा रहा है? नीचे। और जब नीचे जा रहा है तो बताओ सेंटर मास कहाँ जाएगा? नीचे जाता है। और जब सेंटर मास नीचे जाएगा तो लेंथ पहले के रेस्पेक्ट में क्या होगी? तो बताओ टाइम पीरियड में क्या होगा? बढ़ेगा। टाइम पीरियड यहाँ पर बढ़ जाता है। अब क्या होगा? पानी निकलता जा रहा है, लिक्विड निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, निकलता जा रहा। तभी ऐसी भी तो कंडीशन आएगी कि इसमें लिक्विड बहुत कम रह गया। इतना कम लिक्विड रह गया कि उस लिक्विड का मास ऊपर होलो के मास से भी कम रह गया। हमें पता है ऊपर वाला होलो है, लेकिन फिर भी इसका कोई मास तो होगा। तो यहाँ पर लिक्विड निकलता 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 इतना कम लिक्विड रह गया कि उसका मास ऊपर वाले होलो के मास से भी क्या है? कम है। तो बताइए सेंटर मास कहाँ जाएगा वापस? सेंटर मास वापस ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा तो वापस लेंथ पहले के कंपेयर में क्या होगी? कम होगी। जो बड़ी थी उसके कंपेयर में क्या होगी? बोलो ना यार। तो बताओ टी क्या होगा? वापस कम होगा। और जैसे पूरा खाली हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर पहुंच जाएगा, तो बताइए लेंथ कितनी? एल हो जाएगी, तो टी क्या होगा? टी टी होगा। पूरा खाली था तब भी टी टी था, पूरा भरा हुआ है तब भी टी टी है। बॉटम पर होल बनाया तो लिक्विड ड्रेन आउट हो रहा है, तो सेंटर मास नीचे जाएगा, लेंथ पहले बढ़ेगी तो टी बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? पर वो भी एक लिमिट तक बढ़ेगा, फिर वापस जो बढ़ा है उस केस में वापस क्या होगा? कम होगा, और फिर पहले जैसा होगा।
पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा, फिर जो बड़ा है उसके समय वापस क्या होगा, कम होगा, फिर पहले जैसा होगा। बताओ इस पूरे प्रोसेस में टाइम पीरियड क्या टी से कम होगा? पूरे प्रोसेस में टाइम पीरियड क्या टी से कम होगा? टी से कम नहीं होगा, टी से पहले बढ़ेगा, जो बढ़ेगा उसके रेस्पेक्ट में वापस कब होगा और पहले जैसा हो जाएगा। अबे सेंटर मास सेंटर से ऊपर जा रहा है क्या? ऊपर नहीं जा रहा, तो बताओ टी से तो कम कैसे हो सकता है? पर टी से पहले बढ़ेगा, और जो बड़ा है उसके समय वापस क्या होगा, कम होगा, फिर पहले जैसा होगा। जो टाइम पीरियड पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर पहले जैसा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम का टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है? बेसिकली मास पे डिपेंड नहीं करता, सेंटर मास की पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे सेंटर मास चेंज होगा, पोजीशन चेंज करेगा, लेंथ चेंज होगी, तो टी बदल जाएगा। अब डायग्राम बना लेंगे और एक पॉइंट लिख लेंगे चाहेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम does not depend on mass, but it depends on center of mass position. सेंटर मास चेंज होगा तो लेंथ चेंज होगी, टी बदल जाएगा। मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेंटर मास पे डिपेंड करता। पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जो बड़ा है उसके रेस्पेक्ट में वापस कम होगा, फिर पहले से। ऐसे आपने एक स्विंग अरेंजमेंट का नेम सुना होगा, स्विंग, झूला झूलने का प्रोसेस। झूला झूलने का जो प्रोसेस होता है वो भी एक प्रकार का सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हो सकता है, नहीं हो सकता? एक झूला यहाँ पर है, उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट में झूला झूल रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना है, टी सपोज, कितना? अब उस बच्चे के पास एक बच्चे को और बिठा दें, तो बताओ उसके टी पे क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चा एक बैठ के झूला झूल रहा है, दो बच्चे बैठ के झूला झूलेंगे, तब भी सेंटर पास तो वही रहेगा, उसी पोजीशन। कहने का मतलब बच्चा एक बैठ का झूला झूले, चाहे 10 बच्चे बैठ के झूला झूले, टी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली चेंज क्या कर रहे हैं, मास चेंज कर रहे हैं, सेंटर मास की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, तो टी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर एक बच्चा बैठा हुआ है, सिटिंग नजर में है, उसको खड़ा कर दे, तो सेंटर मास कहां जाएगा, अपवर्ड जाएगा। जब सेंटर मास अपवर्ड जाएगा तो लेंथ क्या होगी, कम होगी, और लेंथ अगर कम होगी तो टी क्या होगा, कम होगा। टी कम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। प्रैक्टिकल फिनोमेना है, आप लोगों ने, है ना, मतलब सावन के झूले झूले हैं, तो झूले में हम बैठ के झूला झूलते हैं, और सेंटर हम खड़े हो जाते हैं तो झूला फास्ट हो जाता है। बेटा हम लोग जब बैठे हुए तो सेंटर मास का होगा, नीचे होगा, और जब नीचे होगा तो लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ अगर ज्यादा तो टी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे हम खड़े होते हैं तो सेंटर मास कहां जाएगा, ऊपर। जब सेंटर मास ऊपर जाएगा तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर मास के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम, और डिस्टेंस कम होने का मतलब लेंथ कम होगी, तो टी भी क्या होगा, कम, और टी कम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा, फास्ट हो जाता है। बैठ के झूला झूल रहे हो, सडन हम खड़े हो जाए तो झूला फास्ट हो जाता, नहीं होता ऐसा? अबे आप भी कभी झूला झूलो, सावन के झूले झूलोगे ना आप लोगों ने? तो कहने का मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता, सेंटर मास पे डिपेंड करता है। सेंटर मास चेंज करेंगे तो लेंथ चेंज होगी, तो टी चेंज हो जाएगा। ऐसे एक बार मेडिकल में क्वेश्चन आया था कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी जो बॉब है वो एल्यूमिनियम की बॉब है, किसकी? अब उसने कहा कि मैं इसको हटाकर इसकी जगह सेम रेडियस का आयरन का बॉब रिप्लेस करूंगा, तो बताओ कोई टी में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? बोले सर उसने हेलियम से आयरन चेंज किया, लेकिन उसने एक बात तो बोली सेम रेडियस का। अब रेडियस अगर सेम तो सेंटर मास तो सेम ही रहेगा ना यार। और जब सेंटर मास सेम रहेगा तो लेंथ कांस्टेंट होगी, तो जी पे भी कुछ मतलब डी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम ध्यान रखेंगे ये मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेंटर मास पे डिपेंड करता है। बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट रन पे। ओके